पुतिन ने कहा ये प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन क्रेमलिन टीवी इससे सहमत नहीं है। और जैसे कि यह काफी शर्मनाक नहीं था, रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक ने अभी अभी सभी संचालन रोक दिए हैं। यह सब यूक्रेनी प्रतिबंधों की वजह से हुआ है। अब पुतिन मदद चाहते हैं, पर उनके मध्य पूर्वी सहयोगी रूसी अर्थव्यवस्था के खिलाफ सक्रिय हैं। ओपेक ने अभी घोषणा की है कि वे किसी भी रूसी कमी की भरपाई के लिए उत्पादन बढ़ाएंगे। इसी धोखे के कारण पुतिन ने हताशा में अपना वरिष्ठ दूत अमेरिका भेजा ताकि दया की भीख मांगी जा सके। लेकिन वह कदम भी रूसी अर्थव्यवस्था की दिवालियापन को छुपा नहीं सका, क्योंकि जब पुतिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, रूसी टीवी आने वाले आर्थिक पतन की बात कर रहा है। खुद ही सुनिए कि वह जो समुद्र के किनारे बैठा था अचानक अप्रत्याशित रूप से दिखाई दिया। उसका समुद्र के पार बैठकर अचानक हमारे देश के प्रति ईमानदारी दिखाना, सारी इज्जत और सहानुभूति के बावजूद जो अन्य नागरिकों के पास हो सकती है, वह हमारे देश के बहुत बड़े सहयोगी नहीं लगते। तेल के मुनाफे में कमी हमारे बजट घाटे के लिए एक मुख्य मुद्दा है। रूसी बजट और युद्ध महंगे हैं। युद्ध महंगा है, वे हमसे धीरे धीरे पैसा ले रहे हैं। जेलेंस्की रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। 2 पर। इससे भारत और चीन को भी मुश्किलें हो सकती हैं। अगर उनके पास हैं तो हम किसे बेचेंगे? मान लीजिए हम करते हैं। तो ये इतना सीधा नहीं है। इसे सिर्फ एक और छोटी सी परेशानी कहकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। नहीं, ये बिल्कुल भी तुच्छ या बेमतलब नहीं है। ये कहना कि ये भी बस एक और छोटी बात है, बेमतलब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो ये छोटी बात है और न ही बेमतलब है। अब जिस वजह से रूसी टीवी या कहें कि क्रेमलिन टीवी आर्थिक पतन के बारे में इतनी खुलकर बात कर रहा है, वह यह है कि रूस में हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखें। रूस की एक बड़ी रिफाइनरी ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों के चलते सभी संचालन निलंबित किए हैं। यह कोई और नहीं बल्कि रूस की रियाजन ऑयल रिफाइनरी थी। यह देश की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी है और यह रूस के कुल रिफाइंड ऑयल उत्पादों का लगभग 5% उत्पादन करती है। पिछले 12 महीनों में यूक्रेन इस रिफाइनरी पर बार बार हमले कर रहा है। सबसे हालिया हमला 2 दिन पहले हुआ। यह है इसके बाद की स्थिति। हाँ, फक यू फैंटोमस। साला हिट, साला सैंटोमास। इन्हीं परिस्थितियों के कारण पुतिन जानते थे कि अमेरिका के प्रतिबंधों की घोषणा रूसी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद बुरी खबर थी। मैं आपको बताता हूं क्यों। रूस अपने तेल का करीब 30% घरेलू रिफाइनरियों में रिफाइन करता है, तो ये रिफाइनरियां देश के अंदर ही हैं। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन हमलों की वजह से वे रिफाइनरियां उस तेल को रिफाइन नहीं कर पा रही हैं। इसका मतलब है कि पुतिन ने अतिरिक्त कच्चा तेल चीन, भारत, तुर्की जैसे विदेशी देशों और रिफाइनरियों को भेजने का हल निकाला। इस तरह पुतिन फिर भी पैसा कमा रहे थे। अब यहाँ एक बड़ी समस्या यह थी कि रिफाइंड तेल उत्पाद सिर्फ कच्चा तेल भेजने की तुलना में कहीं ज्यादा मुनाफेदार होते हैं। फिर भी पुतिन इस तेल को दूसरे देशों में बेचकर कुछ पैसा कमा रहे थे। अब अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों को अपना कच्चा तेल निर्यात करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं और इसका मतलब है कि पुतिन दोनों तरफ से दबाव में आ गए हैं। घरेलू रिफाइनरियां तेल रिफाइन न कर पाने से उत्पाद बेचने में असमर्थ हैं और दूसरी तरफ वह उस तेल को दूसरे देशों में भी नहीं भेज सकता, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण देश रूस से खुलकर खरीदने से डर रहे हैं। अगर मैं दूसरे देश में बैठकर देख सकता हूं, तो यकीन है रूस में भी कई लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसी वजह से पुतिन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। प्रतिबंधों की घोषणा होते ही उन्होंने आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह मूल रूप से यह तर्क देने की कोशिश कर रहे थे कि प्रतिबंध वास्तव में रूसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वह कह रहे थे कि अब तेल की कीमत बढ़ जाएगी और इसका मतलब है भले ही रूस उतना ही तेल न बेच पाए, उन्हें कम तेल बेचना पड़ सकता है। वे इसे ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं और उनका मुनाफा ज्यादा होगा। आप खुद सुनिए, क्योंकि इस बार वह पूरी तरह गलत हैं। बात यह है कि हाइड्रोकार्बन के बिना सबसे नजदीकी आने वाले सालों में हाइड्रोकार्बन के बिना ये संभव नहीं होगा। ये तो साफ है, क्योंकि खपत बढ़ रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है।
आपूर्ति एकदम से तेजी से नहीं बढ़ सकती। अगर वैश्विक बाजार में हमारा तेल अचानक घटता है तो कीमतें बढ़ेंगी। तेल बाजार में हमारे तेल और तेल उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी और दाम ऊपर जाएंगे। और मेरे अमेरिकी सहयोगी और मैंने ये अपने अमेरिकी सहयोगी से चर्चा किया। ये किस ओर ले जाएगा? क्या इससे तेल और ईंधन की कीमतें पेट्रोल पंपों सहित तेजी से बढ़ेंगी? और अमेरिका भी कोई अपवाद नहीं है। घरेलू राजनीतिक कैलेंडर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कुछ प्रक्रियाएं कितनी संवेदनशील होंगी। कुछ राज्यों में तो यह स्पष्ट है कि कुछ प्रक्रियाएं कितनी संवेदनशील होंगी इस संबंध में। अब पुतिन पूरी तरह से गलत नहीं है। असल में यही हुआ था जब 2022 में आक्रमण की शुरुआत हुई थी, जब पुतिन ने अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया और रूस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से भी ऊपर चली गई, जिसका मतलब था कि रूस आक्रमण के बाद पहले से भी ज्यादा पैसा कमा रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, भले ही पुतिन को उम्मीद थी कि वही चीज फिर से होगी। देखिए, जब रूसी तेल बाजार से हट रहा है तो दूसरी सप्लाई उसकी कमी को पूरा कर रही है, और ये सप्लाई कोई और नहीं बल्कि ओपेक से आ रही है। ओपेक ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद तेल उत्पादन बढ़ाने को तैयार है। अब ये यूक्रेन और वहां शांति चाहने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर ओपेक ने उत्पादन नहीं बढ़ाया होता तो पुतिन को प्रतिबंधों से फायदा हो सकता था। भले ही वह कम तेल बेचते, लेकिन वह इसे इतनी ऊंची कीमत पर बेचते कि मुनाफा बहुत ज्यादा होता। अब 2022 नहीं है जब तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर थीं। अभी हाल ही में प्रतिबंधों की घोषणा से कुछ दिन पहले तेल की कीमतें लगभग $57-58 प्रति बैरल थीं। घोषणा के बाद जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं दोपहर 12 बजे ह्यूस्टन समय अनुसार तेल की कीमतें अब $61 प्रति बैरल हैं। अब यह बढ़ गई है, लेकिन यह अभी भी अमेरिकी उपभोक्ताओं पर असर डालने के करीब भी नहीं है। और फिर उर्फ अमेरिकी नीति। सच कहें तो ऑफिस में कोई भी हो, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, किसी को तेल की ऊंची कीमतें पसंद नहीं। ओपेक का उत्पादन बढ़ाना वाकई बड़ी खबर है। जैसा कहा जाता है, भू राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। अगर ओपेक पैसे कमा सकता है जबकि रूस संघर्ष कर रहा है, तो उन्हें रूस के संघर्ष करने की कोई परवाह नहीं है। जैसे यह काफी नहीं था, अमेरिका ने अतिरिक्त प्रतिबंध भी तैयार कर रखे हैं अगर रूस यूक्रेन में शांति से इनकार करता है। इसका मतलब है भले ही रूस में अभी हालात खराब हैं, फिर भी उनके और भी नीचे जाने की गुंजाइश है। सुनिए नाटो महासचिव मार्क रूटे क्या कह रहे हैं। रूसी अर्थव्यवस्था को देखिए, पेट्रोल पंपों पर कारों की लंबी कतारें देखिए। यह तथ्य कि यूक्रेनियों ने अब रूसी तेल और गैस ढांचे का 1/3 हिस्सा निशाना बना लिया है, जो उनकी अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति अब यूरोप में देशों को इस छाया बेड़े के खिलाफ और अधिक करने के लिए संगठित कर रहे हैं, जो रूसियों के लिए आय का एक मुख्य स्रोत भी है। यह सब गणना को बदलने में मदद करेगा, लेकिन हमेशा इसलिए क्योंकि आप अमेरिकी, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी सेना है, और आपके पास एक राष्ट्रपति हैं जो इस चीज को खत्म करने पर पूरी तरह केंद्रित हैं। मिलकर हम पुतिन की सोच बदलकर उन्हें बातचीत की मेज तक लाएंगे और युद्ध विराम शुरू करेंगे। मुझे पूरा यकीन है, शायद आज या कल नहीं, पर हम जरूर पहुंचेंगे। यही वजह है कि एक वरिष्ठ रूसी दूत अभी अभी अमेरिका पहुंचे हैं ताकि प्रतिबंधों पर बातचीत कर सकें। अब वह महत्वपूर्ण है, ध्यान दे। उनका नाम किरिल दिमित्रियेव है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर पुतिन के साथ कुछ होता है तो वह अगले नंबर पर हैं। और अब वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, यह कहते हुए कि प्रतिबंध वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वह यह भी पूछ रहे हैं कि अरे, क्या हम कृपया इन्हें हटा सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, हमें यह नहीं देखना चाहिए कि रूसी क्या कह रहे हैं, हमें यह देखना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। और यह कि वह प्रतिबंधों की घोषणा के अगले दिन ही यहां आ गए, यह दिखाता है कि प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था पर कितना दबाव डाल रहे हैं। और जाहिर है पुतिन पर भी। अब भले ही वह यहाँ हैं, वह शांति के लिए यूक्रेन को दोष देने की कहानी छोड़ नहीं रहे हैं। वह कहते हैं कि यूक्रेन बातचीत नहीं चाहता। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन ही है जो बातचीत को लंबा खींच रहा है। यूक्रेन ही है जो समस्याओं का समाधान नहीं चाहता। वे सारी समस्याएं जिन्हें सुलझाना जरूरी है। इसलिए हम अपने अमेरिकी सहयोगियों को बताएंगे कि दुर्भाग्यवश यूक्रेन जरूरी संवाद बाधित कर रहा है, बाधित कर रहा है ब्रिटिशों के अनुरोध पर, यूरोपियनों के अनुरोध पर,
जो चाहते हैं कि यह संघर्ष जारी रहे। अब मुझे यह सभी के लिए स्पष्ट करने दीजिए, कोई भी रूस से 2022 से पहले की सीमाओं या 2014 से पहले की सीमाओं पर लौटने के लिए नहीं कह रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेनियन रूसियों से वहीं रुकने को कह रहे हैं जहां वे हैं। रूस युद्ध विराम नहीं मान रहा, जबकि यूक्रेन ने बिना शर्त स्वीकार कर लिया है। यूक्रेन अभी लड़ाई रोककर दीर्घकालिक शांति के लिए बातचीत को तैयार है। रूस वास्तव में यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहता है और यूक्रेन पर शांति न चाहने का आरोप लगाता है क्योंकि वह आत्मसमर्पण नहीं करता। मुझे लगता है यहाँ राष्ट्रपति रीगन की वह क्लिप दिखाना सही रहेगा जिसमें उन्होंने कहा था कि शांति का सबसे तेज रास्ता आत्मसमर्पण है, पर यही संयुक्त राज्य अमेरिका का मकसद नहीं है। सुनिए। यही डरावना सच है जिससे हमारे उदारवादी मित्र मुंह मोड़ते हैं। वही उनकी समायोजन की नीति तुष्टीकरण है और यह शांति और युद्ध के बीच कोई विकल्प नहीं देता, केवल लड़ने या समर्पण करने के बीच विकल्प देता है। अगर हम लगातार समायोजन और पीछे हटते रहे तो आखिरकार हमें अंतिम मांग या अल्टीमेटम का सामना करना होगा। और फिर क्या? जब निकिता ख्रुश्चेव ने अपने लोगों से कहा कि वह जानते हैं हमारा जवाब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हम शीत युद्ध के दबाव में पीछे हट रहे हैं और एक दिन जब अंतिम अल्टीमेटम देने का समय आएगा, हमारा आत्मसमर्पण स्वैच्छिक होगा, क्योंकि तब तक हम अंदर से आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके होंगे। वह ऐसा इसलिए मानता है क्योंकि उसने हमारी ओर से शांति की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोग गुलामी में जीना पसंद करते हैं, जैसे एक टिप्पणीकार ने कहा कि वह घुटनों के बल जीना बेहतर मानता है बजाय पैरों पर मरने के। और यहीं से युद्ध का रास्ता शुरू होता है, क्योंकि वे आवाजें हम बाकी लोगों की तरफ से नहीं बोलती। हम दोनों जानते हैं और ये नहीं मानते कि जीवन बहुत कीमती और शांति बहुत जरूरी है, इतनी मीठी है कि उसे गुलामी की कीमत पर खरीदा जाए। अगर जीवन में मरने लायक कुछ नहीं है तो यह कब शुरू हुआ? क्या सिर्फ इस दुश्मन के सामने? या फिर मूसा को इस्राएल के बच्चों से कहना चाहिए था कि वे फिरौन के अधीन गुलामी में रहें? क्या मसीह को क्रूस स्वीकार नहीं करना चाहिए था? क्या कॉनकॉर्ड ब्रिज पर देशभक्तों को अपनी बंदूकें फेंक देनी चाहिए थी और गोली चलाने से इनकार कर देना चाहिए था? वह गोली जो पूरी दुनिया ने सुनी थी। इतिहास के शहीद मूर्ख नहीं थे और हमारे सम्मानित मृतक जिन्होंने नाजियों की बढ़त को रोकने के लिए अपने प्राण दिए, वे व्यर्थ नहीं मरे। तो फिर शांति का रास्ता कहां है? खैर, आखिरकार इसका जवाब सीधा है। हम अपने दुश्मनों से कहने का साहस रखते हैं कि कुछ कीमतें हम कभी नहीं चुकाएंगे। एक सीमा है जिसे वे पार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह इस वीडियो को समाप्त करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हाँ, प्रतिबंधों से रूसी अर्थव्यवस्था तुरंत नहीं गिरेगी, लेकिन दबाव अभी दिखने लगा है और हम यह रूस के अंदर हो रही घटनाओं से देख सकते हैं। और रूसी राजनेता और राजनयिक विराम वार्ता के लिए अमेरिका की ओर दौड़ रहे हैं। अब वह संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए बहुत सारे टीवी इंटरव्यू कर रहे हैं और हम इसे अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही वह कल अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से भी मिल रहे हैं, तो हम कल बताएंगे कि वह बैठक कैसी रही। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप वीडियो मिस न करें।